तो नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम जैसा कि हेडिंग दिखाई दे रही है कि रासायनिक सेल्स, वैद्युत रासायनिक सेल्स किसे कहते हैं, इसकी संरचना, इसकी क्रियाविधि, इसको सर्वप्रथम किसने दिया था, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, चित्र की सहायता से अच्छी तरीका से दोस्तों समझेंगे। इसकी क्रियाविधि भी समझेंगे, किस प्रकार से इसका समीकरण बनता है वो भी हम इसको समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, वह सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, उसको वैद्युत रासायनिक सेल्स कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सेल को सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले गैल्वेनिक व एल वोल्टा नामक वैज्ञानिकों ने खोज की थी दोस्तों, ठीक है ना। इस सेल की सबसे पहले दोस्तों गैल्वेनिक व एल वोल्टा नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। इसलिए दोस्तों इस सेल को गैल्वेनिक सेल्स या एल वोल्टा के नाम से यानी वोल्टीय सेल्स जानते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वह रासायनिक सेल यानी कि रासायनिक ऊर्जा, वह सेल जिसकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल बोलते हैं। इस सेल की दोस्तों सर्वप्रथम खोज, दोस्तों इधर से देखते हैं आप, सर्वप्रथम खोज दोस्तों किसने की थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले खोज इसकी गैल्वेनिक व एल वोल्टा नामक वैज्ञानिकों ने की थी दोस्तों। इसलिए इसको दोस्तों गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल या फिर दोस्तों कह सकते हैं वोल्टीय सेल्स भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसे गैल्वेनिक व वोल्टीय सेल कहते हैं। ओके दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों कि इसको डेनियल सेल्स क्यों कहते हैं दोस्तों। क्योंकि जो गैल्वेनिक सेल होता है दोस्तों, इसको डेनियल सेल्स के उदाहरण से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो समझ गए दोस्तों, इसलिए इसको डेनियल सेल्स भी कहते हैं कि जो गैल्वेनिक सेल्स या वोल्टीय सेल्स होते हैं या वैद्युत रासायनिक सेल्स होते हैं, इनको एक एग्जाम्पल यानी कि एक सेल के उदाहरण से समझा जाता है, उस सेल को बोलते हैं दोस्तों डेनियल सेल्स दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें दो छड़ें होती हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से इसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इसका चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं, यानी कि संरचना और क्रियाविधि इसकी पढ़ेंगे। तो बात आती है दोस्तों डेनियल सेल्स के उदाहरण की सहायता से दोस्तों हम वैद्युत रासायनिक सेल्स को समझ सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूं डेनियल सेल के उदाहरण से। ओके दोस्तों, किस सेल को समझा जा सकता है, वैद्युत रासायनिक सेल को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कि इसमें होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो कांच के पात्र होते हैं, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये दो कांच के पात्र हो जाते हैं, ये लीजिए, इस प्रकार से आपको इसको बना लेना है। अब कांच के पात्र तो बन गए हैं दोस्तों, ये हमारे दो, इधर से ये बनाते हैं, ये लीजिए दोस्तों। अब क्या होता है, जो इनमें प्रत्येक में दोस्तों यानी एक एक में, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक कांच के पात्र में एक तरफ तो दोस्तों जिंक सल्फेट का विलयन, ओके दोस्तों, और दूसरे बारे में कॉपर सल्फेट का विलयन दोस्तों। ओके, आया कि नहीं आया समझ में दोस्तों यहां तक आपको। अब देखिए, जब हमने दोनों पात्रों में, इधर जिंक सल्फेट है हमारा और उधर क्या है दोस्तों कॉपर सल्फेट है, के विलयन हो जाते हैं। अब क्या करना है, जिंक सल्फेट के विलयन में तो दोस्तों हमको जिंक धातु रखनी है और कॉपर सल्फेट के विलयन में दोस्तों हमको कॉपर धातु रखनी है। तो चलिए रखते हैं दोस्तों, मैं इसको अलग पेन से बनाता हूं दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने ये ले लिया आपकी कॉपर, सॉरी दोस्तों जिंक धातु, ये लीजिए। ओके दोस्तों, ये जिंक धातु हो जाती है इधर, और इधर हो जाती है दोस्तों हमारी कॉपर धातु दोस्तों।
ओके, चलो अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों धातुओं को, जैसे कि ये तो तुम्हारी जिंक धातु होती है, ओके, और ये कौन सी होती है दोस्तों, हमारी कॉपर धातु होती है। ये लीजिए कॉपर धातु। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों धातुओं को एक संयोजी तार के द्वारा जोड़ देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, एक संयोजी तार के द्वारा इनको जोड़ते हैं। चलिए इसको जोड़ते हैं दोस्तों, तो देखिए किस प्रकार से हम जोड़ेंगे इसको। ये लीजिए दोस्तों, अब बीच में दोस्तों हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। इसमें दोस्तों आपकी इस प्रकार से क्या होती है, सुई होती है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, जिसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों इस प्रकार से इधर एक कुंजी भी लगा सकते हैं हम दोस्तों, और ये इससे कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। ओके, तो ये क्या हो जाता है, हमारा संयोजी तार होता है, जिसमें क्या लगा हुआ दोस्तों, एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ओके, और देखिए दोस्तों इसमें जो विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे वो करते हैं दोस्तों हम 1.10 वोल्टेज की। ओके दोस्तों, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस तार में जो धारा बहेगी वो 1.10 वोल्टेज की बहेगी। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अभी ये जो हमारा परिपथ है ये क्या है, अपूर्ण परिपथ है, यानी पूरा नहीं है। अब इसको पूरा करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, हम एक यू आकार की नली लेते हैं। ये भी दोस्तों आपकी कांच की होती है। ओके दोस्तों, ये लीजिए, इधर ले ली, इधर से इधर कनेक्ट कर दी, और ये इससे इधर कनेक्ट कर दी दोस्तों। अब देखिए इधर से इधर से, अब बात आती है दोस्तों कि भाई जो ये हमने यू आकार की, उल्टे यू आकार की दोस्तों ध्यान रखना है, कांच की नली है, ये तो हमने इसमें लगाई, परंतु दोस्तों ये क्यों लगाई, इसमें ऐसा क्या चीज है कि इसको लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर दोस्तों क्या भरा जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, इसके अंदर एक अक्रिय पदार्थ भरते हैं। जैसे हम भर सकते हैं दोस्तों पोटेशियम क्लोराइड, या पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। इन तीनों में से दोस्तों या कोई और पदार्थ जो अक्रिय होता है उसको दोस्तों हम अगार अगार, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, अगार अगार जिलेटिन दोस्तों। आया समझ में। देखिए जो ये पेस्ट, सॉरी दोस्तों, जो ये पदार्थ होते हैं हमारे अक्रिय, इनको दोस्तों अगार अगार जिलेटिन से मिश्रित करके दोस्तों, क्या करके दोस्तों, मिश्रित करके एक पेस्ट बनाते हैं। जैसे हम कोलगेट करते हैं दोस्तों, तो कोलगेट की जो उसका जो ट्यूब होता है उसमें अंदर जो पेस्ट भरा होता है दोस्तों, वो पेस्ट बनता है कि नहीं बनता, जैसे कोलगेट का जैसा पेस्ट, तो ऐसा पेस्ट बनाकर दोस्तों इसके अंदर भर देते हैं। और देखिए दोस्तों इसके जो सिरे होते हैं इनको दोस्तों कॉटन की सहायता से क्या करते हैं दोस्तों, जो रुई होती है, कॉटन होती है, उसकी सहायता से बंद कर देते हैं। जिससे क्या होगा दोस्तों, जो इसका जलीय विलयन है, जैसे हमारा जिंक का, जिंक सल्फेट का विलयन, इधर कॉपर सल्फेट का विलयन, और इसके अंदर भरे हुए अक्रिय पदार्थों से क्या होगा, ये क्रिया नहीं करेगा, केवल यह परिपथ को पूर्ण करने में सहायता करेगा दोस्तों, परंतु इसके अंदर जो पदार्थ मौजूद हैं वो इससे क्रिया नहीं करेंगे, और इसके अंदर जो पदार्थ मौजूद हैं वो इससे क्रिया नहीं करेंगे दोस्तों। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों यह परिपथ को पूर्ण करने का कार्य करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के गमन को भी नियंत्रित करता है दोस्तों। आया कि नहीं आया समझ में, तो समझ में आ गया ना दोस्तों कि अगार अगार या जिलेटिन के द्वारा दोस्तों एक पेस्ट बनाकर इसमें भर देते हैं। इसको दोस्तों हम बोलते हैं लवण सेतु। ओके दोस्तों, लवण सेतु बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या होगा, ये हमारा परिपथ पूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, पूर्ण होता है। अब बात आती है, जो ये हमारी जिंक धातु है ये तो दोस्तों हमारे एनोड पर स्थित है, और जो ये कॉपर धातु है ये हमारे कैथोड पर दोस्तों उपस्थित है। चलो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, जैसे ही हम 1.10 वोल्टेज की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं दोस्तों, तो क्या होगा,
तो देखिए जैसे ही हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की तो क्या होगा दोस्तों, इधर से दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ओके दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जिंक सल्फेट से यानी कि जिंक धातु से निकलना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों। ओके, इधर से निकलेंगे और इधर से होते हुए दोस्तों ये कॉपर धातु पर आकर स्थित हो जाते हैं, यानी कि इनकी दिशा दोस्तों जिंक धातु से कॉपर धातु की तरफ होती है। अब चलिए भाई ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की दिशा दोस्तों जिंक धातु से कॉपर धातु की तरफ होती है, परंतु दोस्तों ध्यान रखना जो हमारी विद्युत धारा है, विद्युत धारा, इसकी दिशा दोस्तों हमेशा, सॉरी दोस्तों, इसकी विद्युत जो विद्युत धारा है इसकी दिशा दोस्तों कॉपर धातु से लेकर जिंक धातु की तरफ है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों यहां से तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसलिए ये ऋणात्मक सिरा होता है, इसे बोल सकते हैं दोस्तों ऋणात्मक सिरा, और इसको बोल सकते हैं दोस्तों धनात्मक सिरा। कोई प्रॉब्लम है क्या दोस्तों? देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन लेकर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है दोस्तों। ओके, तो ये क्या है, हमारा ऋणात्मक दिशा है दोस्तों, और इधर क्या जुड़ रहे हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोस्तों, इधर की तरफ दिशा हो रही है, तो ये धनात्मक सिरा हो गया दोस्तों। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये क्या ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। चलो अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की दिशा ये हो गई और इधर से दिशा ये हो जाती है। तो देखिए दोस्तों जब इस प्रकार की क्रिया होती है तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है दोस्तों। कैसी अभिक्रिया होती है दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। किस प्रकार से दोस्तों? देखो Zn प्लस कॉपर सल्फेट प्लस इधर तीर का चिन्ह Zn2 प्लस और इधर कॉपर सल्फेट, ये ठोस है, ये AQ है, ये AQ है दोस्तों, और ये क्या है हमारा ठोस है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है दोस्तों। अब देखिए इस दर से बताता हूं, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं दोस्तों तो ये जो जिंक की धातु है ये टूटना प्रारंभ कर देती है। क्या करती है दोस्तों? टूटना प्रारंभ कर देती है। और जो ये आपको रेड कलर से दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे Zn+2 आयन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जिंक सल्फेट के विलयन में Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ गई है, क्योंकि दोस्तों इधर से जिंक धातु टूटना प्रारंभ कर देती है दोस्तों। ओके, समझ में आई कि नहीं आई? तो इसकी आकृति दोस्तों घटती है। आई समझ में कि नहीं आई कि इसका आकार घटेगा जब ये टूटेगी दोस्तों। तो टूटेगी तो इसके जो आयन है वो इसी सल्फेट में तो मिलेंगे, इसी विलयन में तो ही मिलेंगे दोस्तों। तो इधर आपके यहां पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इधर आकर कि जिंक सल्फेट के विलयन में Zn+2 आयनों की सांद्रता बढ़ गई है। अब देखिए दोस्तों इधर तो बढ़ गई, चलो इधर से टूट रही है। अब इधर देखिए दोस्तों, इधर जो ये है हमारे इसमें मौजूद कौन से Cu+2 आयन, ये क्या करते हैं, इस विलयन में से आकर इस धातु पर चिपक जाते हैं दोस्तों। ओके, तो इसका आकार दोस्तों मोटा हो जाता है। ये दीजिए दोस्तों, अब इस पर आकर चिपकेंगे दोस्तों तो हम कह सकते हैं इस विलयन में कमी होगी कॉपर सल्फेट की, और इसमें क्या होगी दोस्तों? अधिकता होगी। ओके दोस्तों, अधिकता। तो इसमें तो Zn+2 आयन की अधिकता होगी, इसमें कमी होगी दोस्तों। बताइए आपको यहां तक ये समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ये डेनियल सेल्स है दोस्तों हमारा। एक एक चीज दोस्तों मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं लिखित के रूप में दोस्तों अपनी कॉपी में लिखने के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। ओके, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं दोस्तों किसी चीज के बारे में, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। कौन से? व्हाट्सएप ग्रुप से दोस्तों। ओके, चलिए चलो आगे देखते हैं दोस्तों, कहां तक हो गया? यहां तक। चलिए अब देखिए दोस्तों,
इसमें जो हमारा ये वोल्टेज है 1.10 वोल्टेज। तो यदि देखिए दोस्तों डेनियल सेल्स, दोस्तों ये हमारा डेनियल सेल्स है दोस्तों, कौन सा है हमारा डेनियल सेल है, डेनियल सेल। चलो अब इसमें दोस्तों आपको पता है कि जिंक धातु के आयन और कॉपर धातु के आयन उपस्थित हैं। तो देखिए दोस्तों यदि हम कह सकते हैं कि यदि डेनियल सेल्स में जिंक धातु के आयन और कॉपर धातु के आयनों की सांद्रता में दोस्तों, ठीक है ना भाई, क्या है दोस्तों, इधर से ध्यान देखना, इधर से मैं बता देता हूं आपके लिए कि Zn+2 आयन और कॉपर+2 आयन की सांद्रता दोस्तों, सांद्रता, ठीक है ना, कितनी हो, 1 मोल लीटर। ओके दोस्तों, 1 मोल लीटर होती है तो इसका वोल्टेज दोस्तों 1.10 वोल्टेज होता है। ओके दोस्तों, कितना होता है दोस्तों 1.10 वोल्टेज होता है। चलो अब बात तो ये आ गई दोस्तों कि ये तो 1 मोल लीटर पर है, परंतु दोस्तों क्या होता है इसमें एक विभव यानी कि दोस्तों बाह्य विभव लगाने पर इस वोल्टेज का मान घटता है, बढ़ता है या बराबर हो सकता है। तो इसकी 3 अवस्थाएं आ जाती हैं दोस्तों। वे अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं मैं इधर दिखाता हूं। जैसे दोस्तों मान लीजिए कि कोई बाह्य बल, बाह्य विभव दोस्तों, बाह्य विभव जिसको हम ई बोलते हैं, यदि ये क्या हो दोस्तों लेस देन हो किससे, 1.10 वोल्टेज से दोस्तों। ध्यान देना है आपको, स्थिति नंबर 1, यदि ई बाह्य बल दोस्तों क्या होता है लेस देन यानी कि कम होता है 1.10 वोल्टेज से, तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना है। तो जिंक धातु से दोस्तों, ये हमारी क्या है, जिंक धातु है, इससे इलेक्ट्रॉन दोस्तों कैथोड की तरफ यानी कि कॉपर धातु की तरफ गमन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, कैथोड धातु की तरफ गमन करते हैं। और देखिए दोस्तों इधर का सिरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट स्टेज होती है दोस्तों नंबर 2, यदि ई का मान दोस्तों बराबर होता है 1.10 वोल्टेज का, तो क्या होगा दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इस परिपथ में कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी और ना ही विद्युत धारा दोस्तों इसमें प्रभावित होगी। ओके भाई, जब बराबरी हो गया तो इसमें कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी दोस्तों, ना तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ना ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी दोस्तों। चलो नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, यदि E ग्रेटर देन 1.10 वोल्टेज, तो दोस्तों क्या होता है, अब इसमें जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी दोस्तों इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब दोस्तों इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर से निकलना प्रारंभ करेंगे कॉपर धातु से और दोस्तों जिंक धातु की तरफ आ जाते हैं, जिससे दोस्तों क्या होगा कि इधर तो दोस्तों जो रॉड है हमारी कॉपर धातु की, ये तो दोस्तों घुलना प्रारंभ कर देती है और जो ये कॉपर धातु जिंक धातु है इस पर दोस्तों क्या होता है, जिंक धातु के आयन निक्षेपित होने लगते हैं। सेम कंडीशन वही है दोस्तों पहले में, इधर से जब इधर इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं तो ये धातु घुलेगी और इस पर इलेक्ट्रॉन इस पर आयन क्या होंगे दोस्तों, निक्षेपित हो जाएंगे दोस्तों। ओके कंप्लीट यहां तक दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपने यहां तक समझ लिया होगा, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों। चलो अब देखिए दोस्तों ये तो हो जाती है इसकी क्रिया विधि संरचना दोस्तों इसकी बिल्कुल किस प्रकार से कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब बात आती है दोस्तों इसके नोट्स बनाने की, वो मैंने आपको बता दिया है, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे दोस्तों। इसके बाद आती है दोस्तों इसकी रिएक्शन है दोस्तों, उसको दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जो दोस्तों सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का जो आइकन होता है, जो सिंबल होता है उसको दबाना होता है, जिससे दोस्तों हम जब भी वीडियो डालेंगे आपको तुरंत मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद।